नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर, केंद्र ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर दिया है और शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी दी है। झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ से बदल गई है डेमोग्राफी। घुसपैठियोयों की पहचान करने के लिए एनआरसी जरूरी है। आदिवासियों की आबादी 44 से घटकर 28% पहुंच गई है। केंद्र के पास घुसपैठियों को वापस भेजने की क्षमता है, इसके लिए एनआरसी जरूरी है। तो झारखंड के संतल परगना में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुंच गए हैं। इसे संबंधित क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल गई है। बीते कुछ दशकों से इस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। संताल क्षेत्र में कभी आदिवासियों की आबादी 44% हुआ करती थी, जो वर्तमान यानी मौजूदा समय में घटकर 28% रह गई है। झारखंड में सिर्फ घुसपैठ ही नहीं बल्कि पलायन भी हो रहा है। केंद्र सरकार के पास घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए एनआरसी लागू करना जरूरी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अब झारखंड में चिंता बढ़ती जा रही है। इस दौरान झारखंड में आदिवासियों की आबादी की अगर बात करें तो 44% से घटकर महज 28% रह गई है। केंद्र ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर इस बात की जानकारी दी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से बांग्लादेशियों घुसपैठियों की बात करें तो झारखंड में अब ये बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र ने उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर इस बात की जानकारी दी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अगर लगाम लगानी है तो उसके लिए एनआरसी जरूरी है। निश्चित रूप से देखिए, कल केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी शपथ से दाखिल किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि संथाल परगना में निश्चित रूप से डेमोग्राफी बढ़ी है। जिस प्रकार से उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, उन्होंने कहा है कि जो भी संख्या है निश्चित रूप से जो है सामान्य जो ये है वहाँ के मूल आदिवासी हैं, वहाँ मूल वासियों की जो है संख्या घटी है। तो निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार से साफ तौर से कहा है कि जो संथाल परगना में तेजी से डेमोग्राफी बढ़ी है, निश्चित रूप से। लेकिन हालांकि देखिए इसको लेकर के सरकार जो है हमेशा पल्ला झाड़ते रहते हैं। पिछले सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उनमें साफ तौर से पाकुड़ जिला के डीसी और साहेबगंज के डीसी ने साफ तौर से कहा था कि राज्य में इन दोनों जिलों में किसी भी प्रकार से घुसपैठी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार सरकार लगातार इससे भागती रही है। तो दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि राज्य में निश्चित रूप से बांग्लादेशी की संख्या बढ़ी है। तो ये इससे साफ जाहिर किया जा सकता है कि दोनों सरकारें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों रिपोर्ट से दोनों अलग अलग है। इसे निश्चित रूप से हाईकोर्ट है बिल्कुल संजीदा है। जिस तरह से केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल कर चुका है और केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना है और जिस तरह से झारखंड की डेमोग्राफी बदली है उस पर एक लगाम लगानी है तो एनआरसी जरूरी है। वहीं राज्य सरकार का क्या कुछ स्टैंड है, राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख इस मुद्दे पर? देखिए, जो अंतिम सुनवाई के बाद राज्य सरकार की भी कभी प्रतिक्रिया नहीं है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने साफ तौर से सख्त टिप्पणी की थी कि अगर जिस प्रकार से उन्होंने शपथ तौर पे कहा था कि पाकुड़ जिला और साहेबगंज जिला में किसी भी प्रकार से बांग्लादेश घुसपैठी नहीं है, तो इस पर कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि अगर एक भी घुसपैठी अगर मिल जाते हो तो कोर्ट के अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना पड़ेगा जिस प्रकार से केंद्र सरकार की रिपोर्ट्स जो बता रही है कि घुसपैठी है। यूआईडी ने साफ तौर से कहा है कि निश्चित रूप से जो भी है वहाँ अधिक मात्रा में यूआईडी की बढ़ी है संख्या। तो उन्होंने कहा कि ये एक यूनिक है, इससे बांग्लादेशी घुसपैठी की पहचान और ये सारी चीजें नहीं की जा सकती है। लेकिन जो केंद्र सरकार की जो सारी रिपोर्ट्स हैं उसमें साफ तौर से कहा गया है कि निश्चित रूप से आबादियां बढ़ी हैं, जिस प्रकार पाकुड़ साहिबगंज के जिले में मदरसे के लिए सर्वाधिक खुले गए हैं।
तो निश्चित रूप से दोनों जो सरकार की दो रिपोर्टें सामने आ रही है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जो अगली हाईकोर्ट की जो अगली सुनवाई 17 तारीख को होगी, निश्चित रूप से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अजय, जिस तरह से बांग्लादेशियों घुसपैठियों का जो ये मुद्दा है, अब ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि अदालत के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। जिस तरह से आदिवासियों की आबादी घटी है, 44% से घटकर 28% पहुंच गई है, राज्य सरकार की तरफ से अब क्या कुछ कदम उठाने जाने की जो है तैयारी है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, जो डेमोग्राफी है उसे बरकरार रखने के लिए? निश्चित रूप से रिया, आपने सही सवाल कहा, और जिस प्रकार से ये संजीदा सरकार के लिए हाईकोर्ट से भी बड़ी संजीदगी से लगातार देखिए इस मामले को लेकर के सरकार को लगातार फटकार लगाती रही है हाईकोर्ट ने, और इस पर हमेशा रिपोर्ट्स को, मांगों को दिखा। लेकिन जो ये राजनीतिक ध्रुवीकरण कह सकते हैं, या फिर सरकार इसको इस फैसले से यानी इस मुद्दे से भागना चाहती है, ये बात अलग है। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आदिवासियों क्षेत्र में जो जमीन की रजिस्ट्री हुई है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कहा है कि जो दान में दिए गए, बिल्कुल, यानी झारखंड में बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया और एनआरसी लागू करने की मांग यहां पर की गई है। हालांकि एनआरसी को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है उसके लिए थोड़ा इंतजार। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है, तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर कई नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है, और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई, और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी, मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का, और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता
हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी, तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। अभी सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है और इसने एक संदेश दिया है पूरे दिल्ली और पूरे देश को, तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे एक दिन हारना पड़ता है। बड़ी बात कंडीशनल बेल पे सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है, और बड़ी जिम्मेदारी से आपके समक्ष रख रहा हूं, उन्होंने कहा है जो और एक्यूज्ड हैं उनके बेल ऑर्डर में जो कंडीशंस है वो भी अप्लाई होंगी। तो बात यह आती है कि और कंडीशंस क्या हैं। तो मनीष सिसोदिया का बेल ऑर्डर जो है मेरे पास है, उसमें एक कंडीशन है, द एप्लेंट शैल सरेंडर हिज पासपोर्ट विद द स्पेशल कोर्ट। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में रहेगा और वो विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, पुनः कहूंगा, क्या रसूख, क्या इकबाल, क्या कद बचा इस भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, पापी आपके कन्वीनर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो हर सोमवार को और बृहस्पतिवार को 10 से 11 बजे आईओ के सामने खड़े होंगे, और ये दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है, अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है। लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में यह स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो एक भी डॉक्यूमेंट एज चीफ मिनिस्टर साइन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके अरेस्ट को उनकी काउंसिल चैलेंज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री निवास नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं ऑर्डर में, वो एक कट्टर क्रिमिनल्स के हिसाब से ऑब्जर्वेशंस दी गई है। ये स्पष्ट हो जाता है कि सीबीआई के अरेस्ट लीगल था, वैलिड था। वो जेल जा रहे थे तो जांच चल रही थी, और आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है, और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव है, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीजें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा, अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज तिहाड़ जेल के दरवाजे 177 दिन बाद खुलने वाले हैं।
वहीं दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है, जिसके साथ ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ पार्टी, सरकार या व्यक्ति के लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। केवल देश के आम आदमी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, साफ भरोसा है कि आप चिंता मत करो। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। और भारत में अगर किसी की चलेगी, ना तानाशाही की चलेगी, ना सीबीआई की चलेगी, ना ईडी की चलेगी, ना इनके तानाशाही कानूनों की चलेगी। भारत में अगर किसी की चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। ये बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और ये मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। आगे बढ़ते हैं, बात बदायूं की कर लेते हैं। बदायूं से बड़ी खबर। बदायूं में मूसलाधार बारिश के कारण एक मकान गिर गया। दीवार गिरने से घर में बैठे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बदायूं से एक खबर, जहां भारी बारिश के बाद एक मकान गिर गया। दीवार गिरने से घर में बैठे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मकान गिरने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। मलबे में 7 लोग दब गए, जिसके बाद आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। दातागंज तहसील का यह पूरा मामला, जहां बारिश के बाद एक मकान भरभराकर गिर गया। मकान की दीवार गिरने से 7 लोग उसमें दब गए। मलबे में दबने से 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। रोजाना कहीं ना कहीं घर या जर्जर मकान गिरने की खबरें सामने आ रही है। बदायूं से पूरा मामला, जहां मूसलाधार बारिश के कारण एक मकान गिर गया। खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।